यहाँ तक आ गया? आप लोग पंचसंधि पूरा पढ़ लिए? पंचसंधि हो गई। पंचसंधि कौन कौन से हैं? यहाँ तो केवल कौन? अचसंधि, हल संधि, विसर्ग संधि, बात ही नहीं लिखा है। कितने लिखे? अचसंधि, हल संधि, विसर्ग संधि। तो 5 संधि कैसे हो गई? तो 3 संधि हो गए। त्रिसंधि बोलना चाहिए था। तो आपको अचसंधि के अंतर्गत 2 संधि समझना है और विसर्ग संधि के अंतर्गत भी 2 संधि समझनी है। अचसंधि के अंतर्गत एक है अचसंधि, दूसरा है प्रकृति भाव संधि। अब विसर्ग संधि में विसर्ग संधि और दूसरा स्वादि संधि हमने पहले बता दिया था। अब तुम लोग बुद्धिमान हो गए तो याद किए होगे, नहीं तो क्या करें। तो कौन कौन हो गए कुल मिला करके? अचसंधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि। अचसंधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। ये 5 हो गए कि नहीं? इन्हीं 5 को लेकर के पंचसंधि कहा जाता है। ठीक है? कल हमने जो बताया समझ में आया है? अब वो कहेगा हमको तो नहीं आया, अब जो नहीं आया उसको नहीं आया तो हम क्या करें? हाँ, बीच बीच में गैप हो जाता है। लगातार चल रहा है, देखो ये अब चलेगा, तुम जो है पता नहीं क्या करते रहते हो। आज कहाँ गया विवेक? दोनों विवेक नहीं है। जहाँ विवेक ही ना हो तो फिर तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो, हाँ। हम आज अजंत पुलिंग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अजंत पुलिंग प्रकरणम। अब आया अजंत पुलिंग। अब संधि के विषय में यद्यपि इन प्रकरणों में भी संधि वाले सूत्र आते हैं, फिर भी विशेष रूप से जो संधि उनकी चर्चा हो चुकी। अब हम शब्द क्या होते हैं? कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ जो है नपुंसक लिंग। पुल्लिंग के वाचक शब्द होते हैं, स्त्री के वाचक शब्द होते हैं और नपुंसक के वाचक शब्द होते हैं। और उनमें भी कुछ होते हैं अजंत, कुछ होते हैं हलंत, और उसमें भी कुछ होते हैं अकारांत। फिर वो कर सकते हो। अब हम सबसे पहले हम शब्दों को 3 विभागों में विभाजित किया। किसमें? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हो गया। अब इनमें भी हम क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे कुछ हैं अजंत, कुछ हैं हलंत। बस 2 ही तो हैं। कुछ हैं अजंत, जिसके अंत में स्वर वर्ण होंगे उन्हें हम कहेंगे अजंत। जिन शब्द के अंत में व्यंजन लगे होंगे उनको हम कहेंगे हलंत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उनमें भी फिर अजंत और हलंत। अजंत और हलंत। तो हलंत और अजंत में मुख्य कौन होते हैं? अजंत होते हैं, क्योंकि हल का उच्चारण करना है तो स्वर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वर के उच्चारण के लिए हल की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए अच और हल में से कौन है मुख्य? अच हैं, इसीलिए उनकी चर्चा पहले कर रहे हैं। संधि में भी सबसे पहले अच संधि लिखा, उसके बाद हल संधि, है ना। उसी तरह शब्दों में भी सबसे पहले अजंत, उसके बाद अब उसमें भी अजंत भी सबसे पहले पुल्लिंग, है ना, उसके बाद स्त्रीलिंग, उसके बाद नपुंसक लिंग। और संसार में तो पुल्लिंग ही पुरुष का जो है प्रधान माना गया है, तो इसीलिए दे दिया। हाँ, यद्यपि स्त्रियों का ज्यादा सम्मान है तो अब दे दिया, क्या किया जाए, है कि नहीं। अजंत पुल्लिंग, इसका विश्लेषण करो तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो अब समझो अजंत पुल्लिंग की सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद स्त्रीलिंग, उसके बाद नपुंसक लिंग, उसके बाद क्या करेंगे फिर हलंत पुल्लिंग,
उसके बाद हलंत स्त्रीलिंग, उसके बाद हलंत, इस क्रम से है तो याद भी होगा। सबसे पहले अजंत पुलिंग, उसके बाद अजंत स्त्रीलिंग, उसके बाद अजंत नपुंसक लिंग, उसके बाद हलंत पुलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत, इस प्रकार से चलेंगे। इसके बाद हम अव्यय में जाएंगे, उसके बाद भ्वादि प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। तो अजंत पुलिंग में सबसे प्रथम सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवत् प्रथमैकवचनान्तम्, अधातुः प्रथमैकवचनान्तम्, अप्रत्ययः प्रथमैकवचनान्तम्, प्रातिपदिकम् प्रथमैकवचनान्तम्, चतुष्पदमिदं सूत्रम् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। सूत्रेऽस्मिन् क्या चत्वारि पदानि सन्ति। अर्थवत् प्रथमैकवचनान्तम्, अधातुः प्रथमैकवचनान्तम्, अप्रत्ययः प्रथमैकवचनान्तम्, प्रातिपदिकं प्रथमैकवचनान्तम्, चतुष्पदमिदं सूत्रम् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। समझ में आया? अर्थवत् प्रथमैकवचनान्तम्, अधातुः प्रथमैकवचनान्तम्, अप्रत्ययः प्रथमैकवचनान्तम्, प्रातिपदिकं प्रथमैकवचनान्तम्। अर्थवत् प्रथमैकवचनान्तम्, अधातुः प्रथमैकवचनान्तम्, अप्रत्ययः प्रथमैकवचनान्तम्, प्रातिपदिकं प्रथमैकवचनान्तम्, चतुष्पदमिदं सूत्रम्। सूत्रेऽस्मिन् चत्वारि पदानि सन्ति। चत्वारि पदानि सन्ति, लिख लिए? अब देखिए इस सूत्र में अर्थवत् नपुंसक है, अधातुः अप्रत्ययः ये जो है पुलिंग है, प्रातिपदिकम ये भी नपुंसक लिंग है, आपको पता चल रहा है। अर्थवत् ये क्या है? नपुंसक है। अधातुः है ना, प्रथमैकवचनांत पुलिंग है। अप्रत्ययः ये भी प्रथमैकवचनांत पुलिंग है। प्रातिपदिकम ये क्या है? नपुंसक लिंग है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अर्थवत क्यों है नपुंसक? इसीलिए है कि अर्थवत का संबंध है शब्द स्वरूपम के साथ। शब्द स्वरूपम, शब्द स्वरूपम का ये विशेषण है। अर्थवत क्या है? शब्द स्वरूपम का विशेषण है। तो कहा है कि विशेषण कैसे होगा? शब्द स्वरूपम तो पद दिया ही नहीं है, विशेषण कैसे होगा? तो कहते हैं अर्थवत, अर्थवान होता क्या है बताओ? शब्द ही तो होता है। अर्थवान कह देने से ही क्या होगा? अर्थवान क्या होगा? शब्द ही होगा ना, कि और कुछ होता है? तो इसका मतलब अर्थवत कहने से ही शब्द स्वरूप आ जाता है। अर्थ वाला शब्द ही होता है, क्या होता है कि नहीं? आ रहा है? अर्थवान माने अर्थवान क्या होता है? कोई पूछेगा क्या कहोगे? शब्द होता है। अर्थ वाला क्या होगा? शब्द होगा। तो इसका मतलब वह अर्थवत पद के द्वारा ही शब्द स्वरूपम का अध्याहार हो जाता है। अर्थवत पद के द्वारा क्या हो जाता है? शब्द स्वरूपम का अध्याहार हो जाता है। वो अध्याहृत, जो अध्याहार किया गया जो शब्द स्वरूपम है, उसमें अर्थवत विशेषण हुआ है, इसलिए ये भी नपुंसक है। क्योंकि शब्द स्वरूपम क्या है? नपुंसक है,
इसीलिए उसका विशेषण होने के नाते सब अर्थवत भी नपुंसक हो गया है। बात इतनी समझ में आएगी? ये तो सामान्य कोई भी पूछ सकता है ना। अर्थवत ये क्या है? कहेंगे आप पुल्लिंग क्या नाम नपुंसक है। तो क्या किस आधार से ये नपुंसक हुआ? तो आपको बताना है इसीलिए नपुंसक हुआ क्योंकि अर्थवत, अर्थवत का मतलब है अर्थवान। अर्थवान क्या होता है? शब्द होता है। तो शब्द स्वरूपमय, शब्द कहोगे तो पुल्लिंग है, शब्द स्वरूप, शब्द का जो रूप है वही अर्थवान होता है। जैसे राम, इसका रूप क्या है? र आ म अ, ये उसका स्वरूप है। शब्द का रूप क्या है? जो अक्षर का जो दिख रहा है, रकार उत्तरवर्ती, आकार उत्तरवर्ती, मकार उत्तरवर्ती, अत्तो रूप, इसको बोला जाता है। राम का स्वरूप क्या है? र जो हमको दिखता है ना, र क्या दिखता है वहां? वर्ण का क्रम, वर्णानुक्रम, यही है उसका रूप। समझ गए? तो ये जब शब्द का स्वरूप है, ये क्या है? अर्थवा, उसी में ये विशेषण अर्थवत, इसीलिए ये नपुंसक हुआ है। समझ में आया तो समझ लो, नहीं तो बाद में तो समझोगे। ठीक है? अर्थवत प्रथमैक वचनांतम, अधातु प्रथमैक वचनांतम, अप्रत्यय प्रथमैक वचनांतम। हाँ, चतुष्पदमिदम सूत्रम। शुभम और वो राम शरण एक जगह मत बैठो, तुम लोग इधर उधर करते रहते हो, मैं दिखता नहीं क्या? हाँ, ठीक है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। हो गया? धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु भिन्न, प्रत्यय, इसका मतलब इससे प्रातिपदिक संज्ञा करना है तो क्या होना आवश्यक है? उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना आवश्यक है, क्योंकि शब्द ऐसे बहुत हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे शब्दों की ये प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेगा। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है, उन्हीं शब्दों का ही ये प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला है। समझ गए कि नहीं? निरर्थक शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेगा। जिनका कोई ना कोई अर्थ होगा, उन्हीं शब्दों का ही इस सूत्र के द्वारा आप प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हो। ठीक है? तो लेकिन वो अर्थवान क्या होना चाहिए? धातु नहीं होना चाहिए। धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया। ठीक है? क्रिया अर्थ है। अब प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? संख्या। होता है कि नहीं? और कहीं
विभक्ति कोई वाचक मानते हैं तो कर्मत्व, करणत्व, कर्तृत्व इत्यादि भी अर्थ हो सकता है। तो इसका मतलब प्रत्ययों का भी अर्थ है। अब प्रत्यांत माने प्रकृति और प्रत्यय दोनों, उनका भी अर्थ रहता है। तो इनकी नहीं होनी है, इनसे भिन्न जो होंगे उनकी ही प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है। धातु की नहीं होगी, प्रत्यय की नहीं होगी, प्रत्यांत तदादि समझते हैं ना। प्रत्यांत तदादि माने जैसे राम सु, ये प्रत्यांत तदादि है। राम शब्द से आप सु आगे लाओगे तो राम सु जो है इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यांत तदादि। भूति करेंगे तो भूति, ये भी क्या है? प्रत्यांत तदादि। और केवल ती क्या है? प्रत्यय है। सु केवल क्या है? प्रत्यय है। समझ गए? तो प्रत्येक धातु की नहीं होगी, प्रत्यय की नहीं होगी, प्रत्यांत तदादि की नहीं होगी। इसके अलावा जो कुछ भी है यदि वह अर्थवान है तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। अब कोई कहेगा प्रातिपदिक किसे कहते हैं, तो आपको यही उत्तर देना है जो धातु नहीं है, जो प्रत्यय नहीं है, जो प्रत्यांत तदादि नहीं है और अर्थ वाला है, तो ऐसे शब्द को हम प्रातिपदिक कहते हैं। ये बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई? जो धातु नहीं है, जो प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्यांत तदादि नहीं है, लेकिन अर्थवान है, ऐसा जो शब्द है उसे प्रातिपदिक कहते हैं। तो कोई कहेगा भू क्या है? प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक है तो क्या कहेंगे? मिला के रख दिए। हाँ। खांसी हमारे ठीक नहीं हो रही, अब क्या करें? समझ में आई? तो प्रातिपदिक किसे कहते हैं? धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न। हाँ, फिर से बोलो। बोलो ना। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न स्वरों की प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, तदादि भिन्न। अब देखो, हम जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं वही प्रातिपदिक है ना। जिसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे उसी को ही हम क्या कहेंगे? तो समझ गए? अब ये जो प्रातिपदिक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्रातिपदिक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्युत्पन्न प्रातिपदिक, एक होते हैं अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। क्या समझे? एक होते हैं व्युत्पन्न प्रातिपदिक, अब एक होते हैं अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। ठीक है। प्रातिपदिक तो क्या होता है समझ में आ गया। और वो जो प्रातिपदिक है उसके दो भेद हैं। प्रातिपदिक के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। दो प्रकार के प्रातिपदिक हैं। कौन हुए? एक व्युत्पन्न प्रातिपदिक है, दूसरा है अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। व्युत्पन्न प्रातिपदिक और अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। प्रातिपदिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रातिपदिक कितने प्रकार के हुए विकास? दो प्रकार के। तो कौन कौन हुए दो? व्युत्पन्न प्रातिपदिक और अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। ठीक है। व्युत्पन्न प्रातिपदिक, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। समझ गए? तो प्रातिपदिक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। ठीक है। प्रातिपदिक क्या है?
प्रातिपदिक क्या है? अब्द स्वरूप, अर्थवान जो शब्द स्वरूप है वही प्रातिपदिक है। वो शब्द स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? तो ऐसा जो प्रातिपदिक है इसके दो भेद हैं। ऐसा जो प्रातिपदिक है उसके कितने भेद हैं? कौन कौन से? ठीक है, प्रातिपदिक के दो भेद हैं। एक है व्युत्पन्न, दूसरा है अव्युत्पन्न। ठीक है, एक प्रातिपदिक है व्युत्पन्न, दूसरा प्रातिपदिक है। आया समझ में? प्रातिपदिक क्या है हमने बता दिया। अब प्रातिपदिक के भेद कितने हैं? दो हैं। वो क्या है? एक व्युत्पन्न प्रातिपदिक, एक अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। अव्युत्पन्न प्रातिपदिक किसे कहते हैं और अव्युत्पन्न प्रातिपदिक किसे कहते हैं? तो कहते सामान्य रूप से जान लो, जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है उसे कहते हैं अव्युत्पन्न। समझ गए? जिसकी व्युत्पत्ति की जा सकती है, जैसे राम कहते हो रमन्ते योगिनो यस्मिन, यही व्युत्पत्ति है। जिसकी व्युत्पत्ति की जाती है उसे व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहते हैं। जिसकी व्युत्पत्ति नहीं की जाएगी, नहीं जाती है, तो उसे कहते हैं अव्युत्पन्न। जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहते हैं। जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है उसे अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहते हैं। समझ में आई? तो प्रातिपदिक के कितने भेद हुए? कौन कौन? व्युत्पन्न किसे कहते हैं? अव्युत्पन्न किसे कहते हैं? ठीक है, जिसकी व्युत्पत्ति होती है। कई लोग बोलते हैं कि आप कोई शब्द बोलोगे, कहोगे इसकी व्युत्पत्ति करो। तो यदि वो व्युत्पन्न होगा तो व्युत्पत्ति करेंगे। यदि वो व्युत्पन्न शब्द नहीं होगा तो हर कोई कहेगा, हर शब्द का व्युत्पत्ति करने लग जाए। तो उसको इतना तो पता होना चाहिए व्युत्पन्न है कि अव्युत्पन्न है। जो रूढ़ी होते हैं वो व्युत्पन्न नहीं होते, जो यौगिक शब्द होते हैं वो व्युत्पन्न होते हैं। समझ गए? रूढ़ी और यौगिक होते हैं ना। और साहित्यिक तो बैठा है, अब इसको, हाँ, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी शब्द होते हैं। रूढ़ी का मतलब उसका माने उसकी व्युत्पत्ति नहीं किया जाएगा, उसके शब्द का केवल अर्थ होगा, उसके अवयवों का अर्थ नहीं। थोड़ा कठिन पड़ेगा, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, इतना समझो। ठीक है, क्या है? जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसको कहते हैं व्युत्पन्न। जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है उसको कहते हैं अव्युत्पन्न। तो इतने तो बात समझ सकते हो। जो जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है मतलब जो रूढ़ी है, समझ लो, जो रूढ़ी शब्द है वो अव्युत्पन्न है, जो यौगिक शब्द है वह व्युत्पन्न। इतनी बात तो समझ सकते हो थोड़ा। जो रूढ़ी है वो क्या है? अव्युत्पन्न है। जो यौगिक है वो व्युत्पन्न है। यौगिक जो शब्द होते हैं उसकी व्युत्पत्ति होती है। जैसे पंकज शब्द है, ले लो। पंकज शब्द कैसा है? ये योग रूढ़ी है। उसका अवयव का अर्थ भी है और समुदाय का भी अर्थ है। जैसे मान लो पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज जायते इति पंकजः। जो कीचड़ है ना उसको पंक बोलते हैं। जो कीचड़ में तो उत्पन्न होता है कमल। पंकज जायते असौ पंकजः बोलते हैं। तो क्या क्यों उसको कमल को पंकज बोला गया? तो क्या कहोगे? क्योंकि वो कीचड़ में होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसीलिए उसको पंकज बोला गया, यही कहोगे ना। तो क्या कीचड़ में तो और कुछ भी और भी होता है ना, उसको क्यों नहीं कहते? केवल कमल ही होता है क्या कीचड़ में? स्पेशल रूप से क्यों कमल को ही पंकज बोला गया? कीचड़ में तो और भी होता है, नहीं होता? और वो कमल के आसपास जाके देखोगे तो और बहुत कुछ भी मिल जाता है वहाँ। तो उसको तो कोई बोलता नहीं पंकज। तो इसको क्या बोला गया? इसीलिए रूढ़ी भी जोड़ दिया गया, कहा योग रूढ़ी। योग के साथ साथ रूढ़ी भी है वो। यदि केवल यौगिक होता तब तो वो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो कुछ भी है सबको पंकज बोलते। समझ गए कि नहीं? पंकज
कीचड़ में होने वाला जो कुछ भी होता उसको क्या बोलते? पंकज बोलते, यदि यह पंकज शब्द यौगिक होता तो। लेकिन यहाँ क्या है? शब्द योग रूढ़ी है। योग रूढ़ी का मतलब ये रूढ़ी भी उसमें जोड़ देने से पंक में उत्पन्न होने वाले सबको नहीं कहा जाएगा, केवल कमल मात्र को कहा जाएगा। एक जैसे होता मंडप, मंडप होता ये मंडप शब्द क्या है? दो तरह का है, यौगिक भी है, रूढ़ी भी है। योग रूढ़ी नहीं, यौगिक भी है और रूढ़ी भी है। तो यौगिक क्यों? अर्थ अलग अलग होगा। मंडप मतलब क्या होता है तो आप जानते हो, विवाह मंडप, यज्ञ मंडप होता है कि नहीं? ये तो वो रूढ़ी है। और दूसरा होता है जो मंडप को पीने वाला, मंड मतलब समझते हो? माड़ जो चावल का निकलता है ना ऊपर में, उसको मंडा बोलते हैं, उसको मंड। उसको जो पीने वाला है उसको बोलते हैं मंडप। तो देखो वहां क्या यौगिक हो गया, व्युत्पत्ति है। मंडम पिबती इति मंडपः, एक ही शब्द है। अगर वो माड़ को पीने वाले व्यक्ति के लिए है तो हो गए यौगिक, और मंडप के लिए हुआ, विवाह मंडप इत्यादि के लिए हो गए तो वही शब्द हो गए रूढ़ी। समझ गए? तो कुछ रूढ़ी होते हैं, कुछ योग रूढ़ी होते हैं, कुछ क्या होते हैं? केवल यौगिक होते हैं, कुछ केवल रूढ़ी होते हैं, है ना? तो आपको समझना, अब ये ज़्यादा जब समझेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारी बात जितना ध्यान रखते जाएंगे तो फिर हम भी और अधिक बोलते जाएंगे, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगा। अब हम जितना बताते हैं वो भी नहीं रखेंगे तो हम भी सोचेंगे भाई इनको ज़्यादा बताने से लाभ नहीं है, कम से कम बताओ। तो चलिए, तो इतनी बात तो समझ में आई। प्रातिपदिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? व्युत्पन्न किसे कहते हैं? अव्युत्पन्न, ठीक है। तो अब ये जो अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी वह कौन सा प्रातिपदिक है? वो व्युत्पन्न प्रातिपदिक है या अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है? अब ध्यान रखना है। क्या? अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे उस प्रातिपदिक को आप व्युत्पन्न कहोगे या अव्युत्पन्न कहोगे? तो आपको कहना है इससे जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी उस शब्द को हम कहेंगे अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। ठीक है? अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा उसी की होती है जो अव्युत्पन्न है। और आगे भी सूत्र आ रहा है ना, कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च सूत्र भी प्रातिपदिक संज्ञा ही करता है। अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है, और कृतद्धित समासाश्च जो सूत्र आ रहा है आगे वो भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उस प्रातिपदिक को हम बोलते हैं अव्युत्पन्न प्रातिपदिक, और कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसे हम बोलते हैं अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। ये ध्यान रखना है, ठीक है? प्रातिपदिक दो हुए, तो अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसे अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहा जाएगा, और कृतद्धित समासाश्च से जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसको हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न। ठीक है ना? तो ध्यान रख सकते हो, अर्थबद्ध से जो प्रातिपदिक संज्ञा हुई वो कैसा प्रातिपदिक है? और कृतद्धित समासाश्च से जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई वो कैसा हुआ? ना तो ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इसमें धातु नहीं होना चाहिए। यदि आपको पता लग जाएगा कि इसमें धातु है, इसमें प्रत्यय है, ये प्रत्यांत तदा दिए, ये ज्ञान होने का मतलब ये तो व्युत्पत्ति होना। जो व्युत्पन्न शब्द होता है उसी में इनका ज्ञान रहता है। ये प्रत्यय है, ये धातु है इत्यादि जो ज्ञान होता है उसे व्युत्पन्न बोलते हैं।
और दूसरा ये व्युत्पन्न का मतलब ये भी बोलते हैं प्रकृति प्रत्यय विभागवत्वम व्युत्पन्नत्वम, प्रकृति प्रत्यय विभाग शून्यत्वम अव्युत्पन्नत्वम, ये भी है क्या, जिसमें प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान हो। कोई भी शब्द होते हैं उसमें प्रकृति और प्रत्यय होता है ना। आप हिंदी पढ़ोगे तो भी कहेगा यहाँ अमुक धातु है अमुक प्रत्यय है, पूछो जाओ हिंदी वाले उनसे जो पढ़ते हैं, हिंदी के स्पेशल होते हैं, अब तो क्या वो भी प्रकृति प्रत्यय से बने होते हैं। हर कोई भी शब्द हो उसमें कोई ना कोई प्रकृति और प्रत्यय, अंग्रेजी पढ़ोगे तो भी है ना प्रकृति प्रत्यय। और तुम तो अंग्रेजी के विशेषज्ञ हो, क्या तुमको कहाँ से पता चलेगा। हिंदी हमारी जाती है ना, आज पूछ लेना शुक्ला जी से, ठीक है, कि यहाँ कौन सा धातु है कौन सा प्रकार है, तो भैया भैया व्याकरण है क्या बोल सकते हैं। अब उनको है कि नहीं पता नहीं, लेकिन होता है प्रकृति प्रत्यय होता है। तो जिसमें प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान हो, अथवा प्रकृति प्रत्यय हम बता सके तो उसको कहेंगे व्युत्पन्न। जिसमें प्रकृति प्रत्यय नहीं है, कोई प्रकृति नहीं, कोई प्रकृति कोई प्रत्यय नहीं, ऐसे ही शब्द है ऐसा बोला जाएगा, तो उसको कहेंगे अव्युत्पन्न। ठीक है, हर किसी में होता है। ग्रामर है ना, हिंदी ग्रामर भी है तो वहाँ होता है। तो इसका प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान जिस शब्द में हो रहा है उस शब्द को हम कहेंगे व्युत्पन्न। जिस शब्द में प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान नहीं हो रहा है उसे हम कहेंगे अव्युत्पन्न। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान जिसमें हो रहा है वो व्युत्पन्न, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान जिसमें नहीं हो रहा है कहेंगे अव्युत्पन्न। जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे कहते हैं व्युत्पन्न, जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है उसे कहते हैं अव्युत्पन्न। आ गया अब इतना समझ में। हाँ, तो इसका अर्थ भी आ गया। अब दूसरा चलो, कृतद्धित समासाश्च। किसी भी प्रकरण में जब शुरू में कुछ बता दिया जाए उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। हाँ ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, हमने जो बताया समझ में आया। चलिए, कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च। देखो ये भी क्या करता, प्रातिपदिक संज्ञा करता है। कृतद्धित समासाः प्रथमाया बहुवचनांतम, लिखिए, कृतद्धित समासाः प्रथमाया बहुवचनांतम। प्रथमाया बहुवचनांतम च अव्यय पदम। अब च को तो हमको बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप अपने आप लिख लिया करो। च हमेशा ही अव्यय होता है, अपि भी हमेशा ही अव्यय होता है, ये ब भी हमेशा ही अव्यय होता है, तू भी हमेशा ही। और दोबारा आएगा तो हमको बोलना नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये देख के मत बैठा करो कि क्या बोलेंगे तब लिखेंगे, अपने आप लिखो। तो क्या हुआ, कृतद्धित समासाः प्रथमाया बहुवचनांतम च अव्ययपदम द्विपदमिदं सूत्रम। सूत्रेस्मिन् द्वे पदे स्तः तथा स्यु लिखा वृत्ति में, क्या लिखा, हाँ तथा स्युः। अच्छा चलो, कृदंत तदादि, ऐसा करो, कृदंत जो अर्थवान, कृदंत जो अर्थवान, तद्धितांत जो अर्थवान, समास जो अर्थवान, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अथवा इसको इस ढंग से भी कह सकते हो, चलो लिख लियो, क्या कह सकते हो, आपको ये आसान लगे ऐसे कहो, अर्थवान जो कृदंत तदादि, अर्थवान जो तद्धितांत तदादि। अर्थ माने अर्थवान पहले बोलना हो, तदादि भी लगा कर, क्या
अर्थवान जो कृदंत तदादि, अर्थवान जो तद्धितांत तदादि, अर्थवान जो समास, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। दोनों का मतलब एक ही है। अर्थवान जो कृदंत तदादि, अर्थवान जो तद्धितांत तदादि, अर्थवान जो समास, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब ये कहेगा नहीं, जो कहीं पढ़ लिए होंगे तो ऐसा अर्थ कोई लिखाया, क्या लिखा होगा? कृदंत तदा, क्या कृदंत, बस यही लिखाया होगा। कृदंत तद्धितांत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, यही लिखाया होगा। ये महागड़बड़ लिखाया, ठीक है। अर्थवान जो कृदंत तदादि, अर्थवान जो तद्धितांत तदादि, अर्थवान जो समास, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अथवा कृदंत जो अर्थवान, तद्धितांत जो अर्थवान, समाह जो अर्थवान, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, मतलब है कि हमने तदादि बोल दिया तो स्पष्ट हो जाता है, तो नहीं बोले तो भी कोई बात नहीं, आप समझ लो। लेकिन हम भी नहीं, जब लोगों पढ़े तो हमको भी नहीं मालूम था, अब हमको जो ज्ञान हो गए इसलिए बताते हैं, है ना। हम भी लोगों पढ़ते थे तो कौन ऐसा अर्थ बताता था, बताए नहीं। लेकिन बताना चाहिए, क्योंकि हम जिनसे पढ़ते थे तो सिद्धांत वगैरह पढ़े हुए नहीं होते तो ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए सामान्य बाद में जा करके फिर क्या होता है, दिक्कत होती है। इसलिए अर्थ ढंग से आना चाहिए। क्या रखा, कभी गिर न जाए। हाँ, ठीक है। देखिए, एक कृदंत तदादि, तद्धितांत तदादि और समास, तीन चीज बता रहा है। कृदंत, सीधा सीधा कृदंत, तद्धितांत, समास, ठीक है। कृदंत, कृत अंत इति कृदंत, कृत क्या है, प्रत्यय है। तद्धित भी प्रत्यय है, ठीक है। जिस शब्द के अंत में कृत बैठा हो उसको हम क्या कहेंगे, कृदंत। जिस शब्द के अंत में कृत हो, कृत। अब कृत क्या है अभी बताते हैं। देखो, कृत प्रत्यय कभी भी किसी न किसी धातु से होते हैं, जो क्रियावाचक होते हैं, उन शब्दों से ही आप कृत प्रत्यय कर सकते हो, समझ गए। कोई भी क्रिया, धातु किसको कहते हैं, जो क्रियावाचक होता है, जो क्रिया को कहता है, जिसका अर्थ क्रिया है, उस शब्द से ही कृत प्रत्यय होता है, समझ गए। किससे होता है, अच्छा, जो क्रियावाचक है उससे। तो क्रियावाचक जो है उसे धातु कहते हैं, उस धातु से, धातु संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ, भूवादयो। बहुत तो भ्वादयो बोलते हैं, अभी तक पढ़ते समय भी ध्यान नहीं, भ्वादयो। हाँ, भूवादयो, भूवादयो है, भू बड़ी ऊ है, भूवादयो धातव, ये नहीं कि भ्वादयो, भ्वा तो उकार खा जाते हैं। हाँ, भूवादयो धातव, ये राम शरण तो खाई जाता है, मैं बहुत प्यार ध्यान देगा। हाँ, वो बोलता है भ्वादयो धातव, बोलते हो कि नहीं। अब बोला, पहले भ्वादयो धातव ऐसे बोलते रहता है। हाँ, भूवादयो धातव, ठीक है, भूवादयो धातव। हाँ, देखो ये धातु है, तो माने क्रियावाचिनो भ्वादयो लिखा ना, क्रियावाचिनो भ्वादयो, क्रियावाचक होना चाहिए। तो इसका मतलब जो क्रियावाचक होते हैं उनसे ही कृत प्रत्यय होता है, जो क्रियावाचक होते हैं उनसे कृत प्रत्यय होता है, ठीक है। क्रियावाचक, इसका मतलब कृत माने जिसके अंत में कृत हो, जिसके अंत में तद्धित हो, और जो समास हो, तो ये तीन की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृदंत तदादि, तद्धितांत तदादि और समास। और कृदंत तदादि भी कैसा होना चाहिए, अर्थवान। तद्धितांत तदादि भी, समास भी। तो समास किसको बोलते हैं, जो अनेक पद मिलकर के जब एक पद हो जाए उसे समास कहते हैं। अनेक पदानाम
एक पदी भवनम समासः। समास किसे कहते हैं? अनेक पदों को मिला करके जब एक पद हम बना लेते हैं उसे हम कहते हैं समास। समझ गए? इतने तो समझ सकते हो ना। अनेक पद मिल करके जहां एक पद हो जाए, अनेक पद मिल करके जहां एक पद बन जाए उसे क्या कहते हैं? समास। और जो कृत अंत्य में है उसे क्या कहते हैं? कृदंत तदादि। तद्धित प्रत्यय अंत्य में है सो उसे क्या कहते हैं? तद्धितांत तदादि। तद्धितांत केवल नहीं कहते, तद्धितांत तदादि। तो इस देखो तदादि इसीलिए बोलना पड़ा। कई ऐसे भी शब्द होते, कृत प्रत्यय हमने जिससे किया, वो जिससे किया उसका लोप हो जाता है। मान लो कहीं उसके पहले कोई दूसरा शब्द आके बैठ गया, जैसे मान लो इससे हमने कृत प्रत्यय किया, इससे, ये कृत प्रत्यय समझ लो, ये हमने किससे किया? इससे किया, ठीक है। अब किसी कारण से इसका लोप हो गया तो इसके आदि में तो ये हो गया ना, अब इसको मान लिया जाएगा ना। तो अब इसको कृदंत तो है लेकिन ये कृदंत तदादि नहीं कहा जाएगा। कृदंत तो कहा जाएगा लेकिन क्या नहीं कहा जाएगा? कृदंत तदादि नहीं कहा जाएगा। कृदंत तदादि तो इसको कहा जाएगा जिससे किया गया है, वो दोनों को कृदंत तदादि कह सकते हैं। समझ गए कि नहीं? हमने जिससे प्रत्यय किया है वो दोनों को मिला करके हम कृदंत तदादि कहेंगे, लेकिन ये जिससे किया गया था उसका लोप हो गया तो भाई अब इसको भी तो कृदंत कहोगे। इसके अंत में क्या है? कृत है, तो भाई इसको कृदंत कहोगे कि नहीं? ये कृदंत तो माना जाएगा लेकिन इसको कृदंत तदादि। तो इसीलिए सूत्र किसकी कर रहा है? प्रातिपदिक संज्ञा कृदंत तदादि की करेगा। तो इसका मतलब इन दोनों की नहीं करेगा। जब ये दोनों रहेंगे, जिससे विधान किया गया वो भी रहे और प्रत्यय भी रहे, तो दोनों को तो हम कर सकते हैं। यदि उसका लोप हो गया, कोई दूसरा आके बैठ गया, तो उसकी हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? जब उदाहरण देंगे स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा तो दिमाग में घुसा। और बस अब इतना ही करना पड़ेगा क्या? कहाँ से? ठीक है, आज इतने ही रखते। आप लोग तो तैयारी करके आइए बढ़िया से।